Hello people, what's up? I am Vishishta Nayak and I welcome you all to yet another session of The Hindu Analysis. ये द हिंदू के एनालिसिस अगर आपको पिछले न्यूज़पेपर्स के भी देखने हैं तो यू कैन वेरी वेल हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ, और वहाँ पे आपको पुराने सारे सेशंस मिल सकते हैं. लेकिन अगर आपने नया अभी अभी ज्वाइन किया है सो नो नीड टू बी स्केर्ड और अफ्रेड. आप आज से चालू करेंगे तब भी आपको आज से एक महीने बाद जितना ज़्यादा समझ में आएगा वो शायद आज उतना समझ में ना आए. बट यू कैन स्टार्ट बेसिकली जो बोलता है ना, जब जागो तभी सवेरा. करंट अफेयर्स में भाई यही चलता है, जब से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो तभी सवेरा. तो आज से भी अगर आपने ज्वाइन किया है तो देयर इज नो नीड टू गो एंड गेट स्केर्ड कि भाई इतने सारे पुराने सेशंस कैसे कवर करेंगे. कोई बात नहीं, मत करो पुराने सेशंस कवर, लेकिन अभी से सिंसियरली और कंसिस्टेंटली स्टार्ट कर दो. ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड. और ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसके चलते हुआ है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि 5 जजेस की बेंच थी तो उसको बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 4:1 मेजोरिटी से डिसीजन दिया है और अपहोल्ड किया है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, अच्छा ये सेक्शन 6A किस बारे में बात करता है? ये परमिट करता है, ये अलाउ करता है जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश के, जो कि आसाम में रह रहे हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए ये परमिट करता है, अलाउ करता है. इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था. ठीक है, तो पूरा सवाल इस चीज पे, बांग्लादेश से आए हुए लोग जो आसाम में रह रहे थे और इंडियन सिटीजनशिप के लिए सेक्शन 6A उनको एलिजिबल बताता है. क्या ये सेक्शन 6A कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इसके ऊपर सवाल आया था. कोर्ट ने ये बोला कि भाई दिस इज अ कंप्लीटली वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन, और ये प्रिंसिपल जो कोर्ट ने कोट किया है वो है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी. और बोला है कि भाई फ्रेटर्निटी भाईचारा, आप भाईचारा सिलेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेरा भाई है वो वाले भाई नहीं है. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने बोला है यू कैन नॉट बी सिलेक्टिवली अप्लाइंग द प्रिंसिपल टू वन सेक्शन लिविंग इन असम. मतलब आधी जनता असम की इज ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और बाकी आधी सेक्शन नो दे आर नॉट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो फ्रेटर्निटी में नहीं आते. यू कैन नॉट डू दिस. आप आधी जनता पे फ्रेटर्निटी अप्लाई करो, आधी पे नहीं करो, ये नहीं कर सकते आप. ऐसा कोर्ट का कहना था, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत का कहना था इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में. टू कोट द कोर्ट, उनका ये कहना था आर रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट्स, मतलब पुराने आए हुए सारे जजमेंट्स इस चीज से रिलेटेड, उनको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, इज दैट फ्रेटर्निटी रिक्वायर्स people of different backgrounds and social circumstances to live and let live. कि भाई हमारे हिसाब से फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन तो होती है बहुत सारे अलग अलग स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी के लोग जिए और जीने दें. हमारे हिसाब से फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन ये होती है, हमने हमारे हिसाब से मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जो डिड्यूस किया है. ठीक है, व्हेन फेस्ड विद द डिलेमा ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजिंग मिलियंस और सेफगार्डिंग अ कम्युनिटी एंडोगेमस वे ऑफ लाइफ, this court would certainly be compelled by the principle of fraternity to prioritize the former. यहाँ पे सेक्शन 6A जो है, जिसके रूट्स बहुत पहले जाते हैं आसाम अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ था, वहां पे ये सेक्शन 6A के रूट्स आपको, मतलब उसकी शुरुआत वहां देखने को मिल सकती है, जो मैंडेट करता है कि जो सारे के सारे इमिग्रेंट्स हैं आसाम में जो घुसकर आए हैं बिफोर या प्रायर टू, और कहां से घुस के आए बाय द वे, बांग्लादेश, बगल में ही है तो बांग्लादेश से आएंगे. 1966 1 जनवरी ऑफ 1966 के पहले जो भी इमिग्रेंट्स घुसकर आए हैं इन आसाम, कहां से, बांग्लादेश से, उनको डीम्ड, दे विल बी डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन्स. लेकिन जो जनवरी 1966 से लेके मार्च 1971 के बीच में आए हैं उनको दे वुड बी कन्फर्ड सिटीजनशिप ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस. तो 1966 1 जनवरी के पहले जो भी आए दे विल बी डीम्ड, मतलब उनको अज्यूम ही कर लेंगे इंडियन सिटीजन. लेकिन 1966 से 1971 के बीच में जो आए हैं, इन डेट्स के बीच में जो आए हैं, उनको जब सिटीजनशिप हमारा जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, इस तरीके के तरीके या कंडीशंस पूरी करके आप सिटीजन बन सकते हो बाद में भी, इवन इफ यू आर नॉट अ इंडियन सिटीजन. तो उन कंडीशंस को फुलफिल करके वो सिटीजन बन सकते हैं. ठीक है, सेक्शन हाउएवर ये बोलता है आसाम अकॉर्ड का कि 1971 के बाद जो भी आए हैं उनको
सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 3 स्लॉट में पीपल हैव बीन डिवाइडेड। यहां पे जस्टिस कांत का ये कहना है उनके ओपिनियन में, और जो कि जस्टिस MM सुरेश और मनोज मिश्रा भी शेयर करते हैं, कि इनसेसेंट माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश वाज इंडीड अ बर्डन ऑन असम। उन्होंने बोला कि भाई हमको समझ में आता है यार, एक स्टेट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास फंड्स हैं, उनका चलाने के तौर तरीके हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भर भर के इमिग्रेंट्स आते ही रहेंगे दूसरे कंट्री से, जिसके लिए वी आर नॉट इवन, द स्टेट इज नॉट इवन इक्विप्ड कि उनको हैंडल कर पाए, तो ये बर्डन तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी को एक्नॉलेज किया है उन्होंने बोला लार्ज पार्ट ऑफ द फॉल्ट ले विद द गवर्नमेंट्स फेलियर टू टाइमली डिटेक्ट एंड डिपोर्ट पोस्ट 1971। इन्होंने बोला देखो बहुत बड़ी गलती तो गवर्नमेंट की भी है कि 1971 के बाद जो लोग आए उनको ढूंढ कर डिटेक्ट करके और डिपोर्ट करना चाहिए था तब के तब। 1971 की बात हो रही है, कितने साल हो चुके हैं उस चीज को। कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारा लॉ है या स्टैट्यूटरी मशीनरी है और ट्राइब्यूनल्स हैं tasked with the identification and detection of illegal immigrants or foreigners in Assam inadequate and disproportionate to the requirement of giving time bound। बेसिकली ट्राइब्यूनल्स को भी ये बोला कि यार आपका काम था आइडेंटिफाई करके फिर ऑर्डर देना कि इनको डिपोर्ट किया जाए, आपने भी मतलब वही एटीट्यूड सेम आपने भी दिखाया सरकार वाला। इफेक्टिव सेक्शन 6 है रेड विथ इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम 185 असम एक्ट 1950 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ऑर्डर पासपोर्ट एक्ट दोनों उनके अंडर रीडिंग करें। तो बेसिकली ये उनका भी काम था। यहां पे उन्होंने बोला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप लेजिस्लेशन कैन नॉट बी लेफ्ट टू द मियर विश ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब यहां पे डिपोर्टेशन कब करेंगे, एकदम से करेंगे एकदम से नहीं करेंगे, ये आप सीधा सीधा डिस्क्रिशन पे नहीं छोड़ सकते अथॉरिटीज के। डिस्क्रिशन बोले तो आपकी मर्जी, 1971 के बाद डिपोर्ट करना है करे, नहीं करना नहीं करे। सडनली नींद खुली हमारी 2010 में या 2014 में, अब डिपोर्ट करना है, ऐसा डिस्क्रिशन पे नहीं छूट सकती ये चीज। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यार एक ही सेकेंड रुकना, आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ सेकेंड।
Guys, yeah, just give me a second. I think there's some connector issue. या सॉरी अबाउट दैट. सो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अच्छा, द वन हु वाज हेडिंग द जजमेंट वाज ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़. उन्होंने एक सेपरेट ओपिनियन दिया बैकिंग जस्टिस कांत, जिन्होंने पूरी अभी बात की थी, जो अभी हमने डिस्कस किया है. और उनका ये कहना था कि सेक्शन 6A जो था वो पार्लियामेंट का एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट था बिटवीन एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू, मतलब एक तरफ लोग भागकर बचकर, इमिग्रेंट्स यार अपनी कंट्री छोड़ के क्यों ही आते हैं? ऐसे थोड़ी ना उनको शौक है, घूमने के लिए आए और रह गए. इमिग्रेंट्स क्यों आते हैं? जब डायर सिचुएशंस होती है, ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब इंसानियत सीख करते हुए. तो बैलेंसिंग व्यू का मतलब क्या है? कोर्ट का ये कहना है कि यार देखो, एक्ट के थ्रू ना पार्लियामेंट क्या करना चाह रही थी, एक तो जो लोग भाग कर आए हैं, बच कर आए हैं, उनको सेफगार्ड करने का तरीका. दूसरे तरफ भागकर बचकर जो भी आए, लेकिन स्टेट की एक मशीनरी होती है जो पूरी की पूरी डीरेल हो जाती है अगर पॉपुलेशन जितना वो हैंडल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है. प्लस फिर आप ये भी सोचो, वहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वेल एस्टैब्लिश्ड है, सडनली बाहर से आके लोग आपके घर के इर्द गिर्द रहने लगे, टेंट्स लगा के आपकी नौकरियों पे हक मारे, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, तो लोगों का मतलब इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर कि यार आप कहां से आ गए, आप तो हमारी कंट्री के भी नहीं हो, मतलब प्लीज गेट लॉस्ट. तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करने का ट्राई किया है पार्लियामेंट ने थ्रू दिस एक्ट. ठीक है, towards immigrants from Bangladesh and the impact of huge influx on Assam's economies and cultural resources. चीफ जस्टिस ने अग्री भी किया कि भाई जो 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट थी वो रीजनेबल थी, कि बोला था ना 25 मार्च 1971 के पहले जो भी आ रहे हैं, 1966 से लेके 71 के बीच में जो भी आ रहे हैं, उनको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी तो सिटीजनशिप मिल सकती है. एंड ही वाज लाइक कि हाँ ये भी वेरी मच रीजनेबल है. और उन्होंने ये भी रिमाइंड किया कि जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट कैरी आउट किया था बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को खत्म करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में ऑन मार्च 26, 1971. तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग उस टाइम पे भागकर आए थे. द इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया बिफोर द कट ऑफ डेट वर विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन टुवर्ड्स whom इंडिया हैड अ लिबरल पॉलिसी. तो ये कट ऑफ डेट जो फिक्स की थी ना, रैंडमली नहीं की थी. इस टाइम पे पाकिस्तान ने एक सर्च लाइट ऑपरेशन कैरी आउट किया था कंप्लीटली, मतलब जो भी बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, दे वर बीइंग बुचर्ड लेफ्ट एंड राइट. तो वो अपनी जान बचाकर भाग के आए थे यहाँ पे. तो इंडिया की जो पॉलिसी थी 1971 तक की, दिस वाज वेरी मच रीजनेबल, ऐसा चीफ जस्टिस का कहना था. मेजॉरिटी ऑफ द बेंच हेल्ड दैट सेक्शन 6A डिड नॉट वायलेट एनी काइंड ऑफ सिटीजनशिप प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अल्टीमेटली पूरी की पूरी बेंच ने मिलकर क्या किया है, बेंच ने डिक्लेयर किया है कि दिस सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A इज वैलिड. ठीक है, coming on to the next important one, अगेन हमने ये डिस्कस किया ही था, सो दिस इज जस्ट अ फॉलो अप कि इजराइल किस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास के पीछे पड़े हुए हैं. तो अनदर हमास लीडर इन गाजा, जिनका नाम हिज नेम वाज सिनवर. सो इजरायली फोर्सेस इन गाजा किल्ड हमास's टॉप लीडर, जिनका नाम था याह्या सिनवर,
चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स अटैक ऑन इजराइल, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे अटैक हुआ था, उसका मेन ब्रेन बिहाइंड इट, चीफ आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं, जिन्होंने पूरा प्लॉट डिजाइन किया था, अटैक कैसे होगा, कहां से घुसेंगे, एवरीथिंग, ही वाज किल्ड इन गाजा. सो हिज नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिज नेम इज याह्या सिनवर. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, ये एससीओ की मीटिंग हो रही थी, तो यहीं पे सारा कुछ डिस्कशन वापस से उठ के सामने आया है इंडिया और पाकिस्तान का. यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आलम है, उनका ये कहना है कि भाई पास्ट से आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान शुड मूव ऑन. The former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif says two sides must pick up the threads of the conversation that he had begun with former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. तो लास्ट जो प्रॉपर बातचीत कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी विथ उस टाइम पे जो पाकिस्तान के वजीर आलम थे, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनका ये कहना है कि भाई जो बातचीत मैंने शुरू की थी विथ उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसको वापस से इंडिया और पाकिस्तान को रिज्यूम करना चाहिए और अच्छे रिलेशंस वापस से बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए. जो अभी हाल ही में हमने लास्ट सेशंस में पढ़ी थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उसमें बार बार इंडिया पाकिस्तान यही बोल रहा था कि भाई ये मल्टीलेटरल मीटिंग है, बाइलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है, बाइलेटरल नहीं है. उनका कहने का ये तरीका था कि भाई हम आपस में बात करने नहीं आए, यहाँ बड़े मुद्दे हैं, बड़े इश्यूज है. सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज, दिस इज नॉट एन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग. तो इसी के चलते, और कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात भी नहीं आई है सामने, बस बेसिकली दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स को बात करते हुए लंच टेबल पे देखा गया था. अलग से कोई ऐसी बायलेटरल टॉक्स इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं की है. तो इसी के चलते द रिएक्शन वाज कि वहां के जो पहले रह चुके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि भाई ऐसा लेइंग ब्लेम आप कब तक करोगे, कब तक किसी एक दूसरे के ऊपर नाम लगाते रहोगे. यू शुड स्टार्ट पिकिंग अप द कॉन्वर्सेशन वेयर इट वाज लेफ्ट ऑफ एंड ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस एंड होप फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूचर. जैसा पास्ट रहा इंडिया पाकिस्तान का, उसके कंपैरिजन में लेट्स होप फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूचर. ठीक है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, ये सारे के सारे पॉलिटिकल न्यूज होते हैं. तो अगेन पॉलिटिकल न्यूज, जैसे कि मैंने बोला है कि माइट बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पूरा इंडिया का लेआउट, पॉलिटिक्स सब कुछ समझ में आएगा. बट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिक्स कंट्रोवर्शियल वाली जो होती है और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, मर्डर, एनकाउंटर, ये सब आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट. तो सीधा हम नीचे आ जाते हैं. अच्छा, पॉलिटिकल न्यूज में भी हमने जो नए चीफ मिनिस्टर झारखंड के बने, हरियाणा के बने हैं और जम्मू कश्मीर के बने, वो इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए नए चीफ मिनिस्टर कौन बने, किस पार्टी के, जो अपन ने डिस्कस किया था. लेकिन वोटर टर्नआउट कितना था, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, क्या लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे को क्या बोला, ये जो रोज के पेपर में आता है ना, ऑल दिस इज इररिलेवेंट. ठीक है. अच्छा, यहां पर रेकमेंड कर सकते हैं, अगेन कोई फाइनल नहीं है डिसीजन, बट क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत ही जल्द ही इज गोइंग टू बी डन विथ हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने रेकमेंड किया है नाम जस्टिस संजीव खन्ना का एज हिज सक्सेसर. So Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has recommended Justice Sanjeev Khanna for appointment as the 51st Chief Justice of India. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन से वे नंबर के हैं. सो ही इज द 50th, करेंटली सर्विंग जो है, इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ विल रिटायर ऑन 10th of November, बहुत ही जल्द वो रिटायर होने वाले हैं, अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस. द लॉ मिनिस्ट्री जो होती है वो रिकमेंडेशन मांगती है चीफ जस्टिस से, रिकमेंडेशन, ये नहीं कि आप जो बोल रहे हो फाइनल, रिकमेंडेशन मांगती है चीफ जस्टिस से अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. जो लेटर होता है गवर्नमेंट से, वो पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस फिर किक स्टार्ट करता है. जस्टिस खन्ना इज द नेक्स्ट इन लाइन अकॉर्डिंग विद द. अच्छा, अक्सर ये जो चीफ जस्टिस चूज किए जाते हैं, अक्सर ये लाइन ऑफ सीनियोरिटी के हिसाब से होते हैं. तो अक्सर आप देखोगे कई बार कुछ कुछ महीनों के लिए चीफ जस्टिस बनते हैं बिफोर रिटायरिंग, सीनियोरिटी के हिसाब से. दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम. सो या, अच्छा, इनके बारे में डिटेल बैकग्राउंड, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से लॉ किया, आप पढ़ो, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है. Coming on to the next important.
I think we should come down directly to world news. अच्छा, यहाँ पे जो चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है. जो यूएन के राइट्स चीफ है मिस्टर टर्क, वॉल्कर टर्क नाम है उनका, ही हैज वार्न्ड इजराइल अगेंस्ट पॉसिबल गाजा वॉर क्राइम. गाजा में इजराइल जो भी कर रहा है उसमें बोला जा रहा है कि दैट इज अमाउंटिंग टू, मतलब बेसिकली इजराइल इज कमिटिंग अ लॉट ऑफ मेनी वॉर क्राइम्स. सो यूएन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क ऑन थर्सडे वार्न्ड इजराइल दैट एनी लार्ज स्केल फोर्सेबल ट्रांसफर ऑफ सिविलियंस आउट ऑफ कंफ्लिक्ट रैक नॉर्थ गाजा वुड कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम इफ नॉट डन ऑन इम्पेरेटिव मिलिट्री ग्राउंड्स. जो वहां सिविलियंस रह रहे हैं उनको आप अगर, मतलब इतने मुश्किलों से, एक तो वो रह रहे हैं, उनको भी अगर आप इवैक्यूएट करा रहे हो फॉर नो अदर रीजन एक्सेप्ट मिलिट्री ग्राउंड्स, इंपेरेटिव इंपॉर्टेंट मिलिट्री ग्राउंड्स, देन इट्स गोइंग टू अमाउंट टू वॉर क्राइम. बेसिकली ये वार्निंग दी है. अच्छा, बांग्लादेश के कोर्ट ने इशू की है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट शेख हसीना. सो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर आउस्टेड बेसिकली शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 2010 में इस्टेब्लिश किया था, उसने ही बेसिकली अरेस्ट वारंट इशू किया है अगेंस्ट हर, अवामी लीग जनरल सेक्रेटरी अबेदुल कदर एंड 44 अदर्स. तो यस, अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड एंड apparently according to some news reports Sheikh Hasina might be in India. Coming on to the next paper. US charges Indian for plot to murder Pannam. सो यहाँ पे एन इंडियन सिटीजन जिनका नाम है विकास यादव, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं विथ डायरेक्टिंग अ प्लॉट टू मर्डर प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट एंड सिक्स फॉर जस्टिस SFJ, जिसको बोला जाता है चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नुम, इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर. US सिटीजन पन्नुम इज एन इंडियन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. हमने 2020 में जो लिस्ट निकाली थी जिसमें हमने निज्जर का नाम भी डाला था, उसमें इनका नाम भी था, इंडियन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो. मिस्टर यादव वॉज आइडेंटिफाइड thus far as CC1 in the original indictment related to the murder of for hire plot filed by US Department of Justice. Another Indian, Nikhil Gupta, इनके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए थे last year, is currently being detained in Brooklyn following his arrest in the Czech Republic last year. Indian-based Mr. Yadav, it is alleged, has recruited Mr. Gupta to find a hitman and have Pannum killed. तो कनाडा के लिस्ट में ये भी ज्वाइन करते हुए US, they have laid allegations against, अभी तक तो एक इंडियन सिटीजन. इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इनकी अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है, बट मे बी इन द फ्यूचर दे माइट इवन पॉइंट फिंगर्स एट इंडियन गवर्नमेंट लाइक कनाडा कि इनके बोलने पर ऐसा हो रहा है. माइट बी इन द फ्यूचर, नॉट टिल नाउ. Coming on to the next important one. अब ये सारी की सारी आर political news. अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. चाइल्ड बिट्रॉथल्स एक तरीके का रोका होता है या एंगेजमेंट कह लो, आर अप्लॉय टू एस्केप पनिशमेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होल्ड किया कि बचपन में जो रोका या एंगेजमेंट नहीं कर देते, ये एक बहुत ही चंट या क्लेवर प्लॉय है टू डक पनिशमेंट अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वायलेट बेसिक राइट्स ऑफ फ्री चॉइस, ऑटोनॉमी एंड. जब बेसिकली आप यू विल बी हेल्ड एज अ क्रिमिनल अगर आप, होता है ना, चाइल्ड मैरिज करा रहे हो, तो लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज कराने के बजाय पीपल आर गेटिंग देयर चिल्ड्रन इंगेज्ड बचपन में. मतलब सेम पर्पस ही वो भी सर्व कर रहा है ना, कि आप फ्रीडम ऑफ चॉइस जो इंसान की एक होती है वो आप उससे छीन ले रहे हो, फ्री कंसेंट छीन ले रहे हो, बट टू एस्केप पनिशमेंट, ताकि कल को पकड़े जाए तो बोले अरे हमने शादी कहाँ कराई, हमने तो खाली सगाई कराई थी, विच इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. सो दिस इज जस्ट अ क्लेवर प्लॉय अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. Coming on to the next one.
अच्छा, राइज एंड डेथ ऑफ याह्या सिनवर, जिनके बारे में हमने पढ़ा हाल ही में, ही वॉज हमास चीफ लीडर, सो इट्स अ ह्यूज फीट फॉर इजराइल एंड अ ह्यूज लॉस फॉर हमास. अच्छा, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने भाई ट्रूप्स भेज रही है, नॉर्थ कोरिया रशिया को हेल्प करने के लिए अगेंस्ट यूक्रेन. सो साउथ कोरियन इंटेलिजेंस को खबर मिली है कि नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने 12,000 ट्रूप्स डिस्पैच किए, इंक्लूडिंग स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स, टू सपोर्ट रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. पहले भी हम पढ़ चुके हैं, काफी महीनों पहले की आई थिंक ये बात है, जहां देयर वाज कंसर्न, ग्रोइंग कंसर्न पूरी दुनिया के लिए, वेयर रशिया एंड नॉर्थ कोरिया दे वर ग्रोइंग क्लोजर टाइज में. नॉर्थ कोरियन लीडर गए भी थे रशिया में विजिट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज वाचिंग. सो या, दिस कुड बी अनदर फीट इन देयर ग्रोइंग रिलेशंस. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे भाई झारखंड के जो पोल्स हुए थे, इंडिया ब्लॉक डिवाइड सीट्स फॉर झारखंड पोल्स. हुआ क्या है, जो इंडिया है, अच्छा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंटल अलायंस ब्लॉक, जिसको लीड कर रही है बेसिकली कांग्रेस, ऑन सैटरडे अनाउंस द शेयरिंग ऑफ सीट्स फॉर द झारखंड असेंबली इलेक्शन अमंग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एंड आरजेडी एंड लेफ्ट पार्टीज. जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उनके साथ साथ झारखंड कांग्रेस इंचार्ज गुलाम आजाद मीर, इन ये दोनों रांची में गए थे एंड उन्होंने अनाउंस किया था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस वो 70 सीट्स शेयर करने वाली हैं आपस में, और जो आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज वो बाकी की रिमेनिंग 11 सीट्स आपस में शेयर करेंगी. उनका कहना था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द असेंबली इलेक्शन एंड पीपल आर कीन टू नो विच पार्टी विल कॉन्टेस्ट हाउ मेनी सीट्स. वी द India bloc have taken this election seriously and every aspect is being scrutinized. In election, the left parties are also part of our alliance. तो जो 70 सीट्स हैं वो JMM और कांग्रेस शेयर करने वाली है, और बाकी की बची 11 सीट्स आरजेडी और बाकी की बची हुई लेफ्ट पार्टी शेयर करने वाली है. दिस इज द फाइनल डिसीजन इन द अपकमिंग फॉर द अपकमिंग झारखंड असेंबली पोल्स. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. मलाबार 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसमें यूएस नेवी की वॉरशिप और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये हुई थी विशाखापट्टनम में. इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नाम क्या था एक्सरसाइज का, और ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई थी, सिंस इंडिया के पास हुई थी और इंडिया ने होस्ट किया था. Coming on to the next one, अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट. काला आजार करके एक वाइड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है जो मोस्टली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यूपी से डिटेक्ट हुआ है. caused by a protozoan parasite transmitted by the bite of an infected female sand fly. इससे इन्फेक्ट होता है. इसके सिम्टम्स में बेसिकली वेस्ट लॉस, अनीमिया, फीवर, ये सब होते हैं. तो इंडिया ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मांगी है, सर्टिफिकेशन मांगी है काला आजार कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए. तो वी आर एक्चुअली ऑन द थ्रेशहोल्ड, एकदम हम कगार पर हैं ऑफ एलिमिनेटिंग काला आजार एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, विद द कंट्री हैविंग मैनेज्ड टू कीप द नंबर ऑफ केसेस अंडर 1 इन 10,000 पीपल पिछले 2 लगातार सालों से. तो हमको बेसिकली WHO सर्टिफिकेशन इशू करता है ये बोलते हुए कि यस, इंडिया हैज मैनेज टू कंप्लीटली एलिमिनेट काला आजार, जिसको वी हैव सॉट दैट परमिशन. ठीक है.
अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये साइड में मार्जिन में दी रहती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, विजया किशोरी या विजय किशोर राहतकर अपॉइंट की गई है एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड शी इज गोइंग टू सक्सीड जो अभी प्रेजेंट में चेयरपर्सन थी रेखा शर्मा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, वर्ल्ड में अगेन मोस्टली फॉलो अप न्यूज, नेतान्याहू क्लेम्स हिजबुल्लाह ट्राइड टू किल हिम, उनके घर पे अटैक्स हुए थे तो ही क्लेम कि भाई ये हिजबुल्लाह का किया हुआ अटैक है। चाइना के जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है, ही कॉल्स फॉर ट्रूप्स टू बूस्ट देयर वॉर प्रिपेयर्डनेस, तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग कॉल्ड दिस वीक फॉर ट्रूप्स टू स्ट्रेंथन देयर प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर। स्टेट मीडिया का ऐसा रिपोर्ट में उन्होंने कहा था, और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिलिट्री स्किल कर रहे हैं ना ताइवान के आसपास, तो उसी के चलते उन्होंने और ट्रूप्स को कॉल किया है। ठीक है, और ट्रूप्स को बुलाया है। कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, यहाँ पे भाई खबर आई है, पिछले कुछ महीनों पहले भी आई थी, अगेन एज अ फॉलो अप, मिलिटेंट्स गन डाउन 7 इन कश्मीर सेज ऑफिशियल्स, तो यहाँ पे 7 सिविलियंस, अ लोकल डॉक्टर और 6 वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी, इनको मिलिटेंट्स ने देवर शॉट एंड किल्ड in a militant attack at a construction site in Ganderbal in central Kashmir. Officials का ये कहना है कि जो गनमैन थे they alighted near the campsite of a private company in the evening, और जैसे ही दिखे इनको लोग, इन्होंने ओपन फायर कर दिया। So yeah, militants and a doctor they were killed. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी, शी हैज सेड दैट दो जो स्टेट्स हैं बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा, दे फेल्ड टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल एंड बेसिकली दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन चल रहा है। सो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी, उनका ये कहना था कि हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिटल्स एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और उनका ये भी कहना था कि वाइल दे फेल टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल फॉर देयर बसेस, अ स्पाइक इन फार्म फायर्स, जो खेतों में आग लगाते हैं जिसको स्टबल बर्निंग भी कहते हैं, उससे बहुत बड़े लेवल पर पोल्यूशन होता है दिल्ली में। फार्म फायर्स एंड द रिलीज ऑफ सूवेज इनटू यमुना एम्प्लीफाइड द प्रॉब्लम। सो शी हैज बेसिकली लेड द ब्लेम एट द फीट ऑफ यूपी एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स। I guess that's all for the day, for the most important जो भी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मीट ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे, जब हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। इस तरीके से अगर आप हफ्ते के 2 सेशंस देख लेना है तो यू वोंट नीड टू, इन केस अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, ऑल्दो आई ऑलवेज एनकरेज किया न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। खुद आप अगर जो पढ़ते हो, रीडिंग स्पीड पे मैटर करता है, वोकैबुलरी मैटर करती है, एवरीथिंग मैटर्स, सेल्फ डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन अगेन कुछ ना से तो कुछ सही, तो दिस इज दैट कुछ जो कंप्लीटली कट ऑफ है फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, जो कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, आप अगर ये आधे घंटे 40 मिनट का एक सेशन हफ्ते के 2 देख लेते हैं तो यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, हो सकता है इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपको खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करे, एंड देन दीज सेशंस विल जस्ट बी अ रिविजन सेशन फॉर यू। Okay, so thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on the upcoming Friday. This is Vishishta signing off. Bye.